Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to discuss section 104 and 105 of the Bharatiya Saksha Adhiniyam. Till now, we have completed till section 103 of this Adhiniyam. You can check out those videos on my playlist of this channel. So let's start. Today, we are going to start part 4, that is chapter 7 of burden of proof. First of all, in criminal cases, you should know that in criminal cases, proof should be beyond reasonable doubt. एक प्रूफ अगर हमें प्रूफ करना है एज फॉर किसी एक्यूज को पनिशमेंट दिलाने के लिए, तो प्रूफ हमें जो प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, दैट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. एंड इन सिविल केसेस ये बात होती है कि प्रीपॉन्टरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी अगर आप प्रूफ कर दीजिए तो उसमें आपके अकॉर्डिंग डिसीजन आ जाता है. बट अब हम सेक्शन 104 देखते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है. तो सेक्शन 104 में बात करी गई है जिस पर्सन को बर्डन ऑफ केस देना है या जिस पर्सन पर बर्डन ऑफ केस है, मतलब केस की शुरुआत जहां से हो रही है, तो दैट पर्सन हैज द बर्डन टू प्रोड्यूस अ एविडेंस ऑन दैट. सेक्शन 104 को हम लोग प्राइमरी बर्डन भी कहते हैं. तो इस मामले में ये होता है, whoever desires any court, जो पर्सन डिजायर कर रहा है, ठीक है, एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, जिस पर्सन के मन में ये डिजायर आया है कि उसे कोर्ट से जजमेंट चाहिए, टू एनी लीगल राइट, किसी लीगल राइट के लिए या लाइबिलिटी के लिए, डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट एग्जिस्ट कर रही है उससे रिलेटेड, उन फैक्ट्स पर डिपेंड होने के बाद जिस पर्सन की ये डिजायर है कि उसे कोर्ट से जजमेंट चाहिए, तो ये उस पर्सन पे बर्डन होता है कि आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट, कि वो जो फैक्ट आप कह रहे हैं वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, वो असर्ट आपको करना पड़ेगा. एंड when a person is bound to prove existence of any fact, it is said that burden of proof lies on that person. अब किस पर्सन पर burden of proof लाई करता है, तो जो पर्सन बाउंड है प्रूफ देने के लिए, मतलब एविडेंस देने के लिए, तो दिस विल बी नोन एज burden of proof lies on that person. ठीक है. सेक्शन 104 को हम क्या बोलते हैं, हम इसे प्राइमरी बर्डन भी कहते हैं. ये एक तरह का इनिशियल बर्डन होता है या फिर लीगल बर्डन भी आप कह सकते हैं. तो सेक्शन 104 सेज दैट बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग द केस इज अपॉन द पर्सन हु वांट या हु इज डिजायरिंग टू हैव एनी जजमेंट टू डिक्लेयर हिज और हर लीगल राइट या लाइबिलिटी, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच facts to be proved by the person who is desiring such judgment. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट. ए की ये डिजायर है कि वो जजमेंट चाहते हैं फ्रॉम कोर्ट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम, कि बी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए किसी क्राइम के लिए विच ए सेज बी ने कमिट करा है. ए ये बात कह रहा है कि बी ने एक क्राइम कमिट किया है और उस पर्सन को, मतलब ए पर्सन को कोर्ट से जजमेंट चाहिए बी के खिलाफ. तो ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ने कमिट करा है क्राइम. तो ये एक बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, प्राइमरी बर्डन हो गया या इनिशियल बर्डन हो गया. दैट मीन्स केस स्टार्ट करने के लिए जो बर्डन, जिस पे बर्डन आ रहा है, तो वो सेक्शन 104 में डिस्कस होता है. नाउ कम्स सेक्शन 105. पहले 104 की एक और इलस्ट्रेशन देख ही लेते हैं. ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड. ए ये चाहता है कोर्ट से ये जजमेंट मिल जाए कि ही इज इंटाइटल्ड टू सच लैंड इन द पोजीशन ऑफ बी, जो लैंड बी के पोजीशन में इस वक्त, बाय रीजन ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट्स, वो कुछ रीजंस देता है कि हाँ ये लैंड मेरी है या मेरे हाथ में इस वक्त ये लैंड होनी चाहिए थी, और उस लैंड के बारे में बी डिनाई कर देता है. बी ये बात कह रहा है कि ए जो भी कह रहा है ये गलत कह रहा है, तो ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट. अब ए को ये बात प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी बी के पोजीशन में है, तो बी को क्या प्रूव करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं. पहले ए को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मेरी राइट एग्जिस्ट करती है, तब उसके बाद बी नेक्स्ट प्रूफ देगा. नाउ कम सेक्शन 105 ऑन whom burden of proof lies. किस पर burden of proof लाई करता है. सी 104 में हमने देख लिया burden of proof होता क्या है और किस पर्सन पर इनिशियली burden of proof लाई करने वाला है. लेकिन सेक्शन 105 ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करता है. मतलब 105 इज स्पीकिंग अबाउट द burden of introducing evidence. ठीक है, ये एक तरह का सबसीक्वेंट बर्डन होता है या एविडेंशियरी बर्डन भी कह सकते हैं. और सेक्शन 105 का बर्डन हमेशा शिफ्ट करता है. सेक्शन 100 का बर्डन फिक्स्ड रहता है, मतलब जिस पर्सन को डिजायर है कि कोर्ट से जजमेंट चाहिए उसे, इनिशियल बर्डन जिस पे है, तो वो बर्डन एक तरह का फिक्स हो गया. बट 105 का बर्डन हमेशा शिफ्ट करते रहेगा, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते रहेगा, और इसे बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस भी कहते हैं. तो 105 इज सेइंग दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट
सूट या प्रोसीडिंग में, सूट मतलब सिविल सूट हो गया और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गया, लाइज ऑन दैट पर्सन, उस पर्सन पर लाई करेगा, हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर लाई करेगा जो पर्सन हार जाता है अगर कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं पेश किया गया। ठीक है, illustration says that A sues B for land of which B is in possession and which A asserts was left to A by the will of C, that is B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. A ने B को सू करा लैंड के लिए जो कि B के पोजीशन में है इस वक्त, और A ये बात कह रहा है कि जो B का फादर है C, उसके वजह से मैंने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी थी, उसके वजह से मैंने ये लैंड छोड़ दी थी। और कोई एविडेंस अगर नहीं दिया जा रहा है किसी भी साइड में, तो बी को तो उसकी पोजीशन मिल जाने वाली है क्योंकि बी ऑलरेडी पोजीशन में है, तो वो इंटाइटल रहेगा। तो यहाँ पे बर्डन किसके पास हो गया, यहाँ पे बर्डन आ गया ए के ऊपर, बिकॉज ए वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन एट ऑल। ठीक है, और अगर नेक्स्ट अगर ए कुछ एविडेंस शो कर देता है, प्रूफ कर देता है कि हाँ द लैंड शुड बी माइन, कुछ रीजंस दे देता है कि दीज आर द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस लैंड शुड बी माइन, तब ये जो बर्डन है, बर्डन टू गिव एविडेंस, दैट विल शिफ्ट ऑन बी। अब बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यों ये जो लैंड है ये ए के पास नहीं जानी चाहिए, बी के पास ही रहनी चाहिए। तो दिस बर्डन इज ऑफ शिफ्टिंग नेचर। द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज ए सूज बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड इज एडमिटेड। बॉन्ड एग्जीक्यूट तो हुआ था, इसकी एडमिशन की जा चुकी है, एडमिट किया जा चुका है, बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। सी, ए और बी, ए ने बी को सू करा मनी के लिए जो कि एक बॉन्ड पर ड्यू है, तो बी ने ये बात तो एक कही कि हाँ मैं बॉन्ड एडमिट करता हूँ कि हाँ ये मैंने ही एग्जीक्यूट करा है, लेकिन मैं मुझ पर ये फ्रॉड हुआ था जिस वजह से मैंने ये बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा था। अब ए इस बात को डिनाई कर रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, फ्रॉड तो नहीं हुआ है ए पर, बी पर सॉरी, या फ्रॉड तो नहीं हुआ है बी पर, ए ये बात कह रहा है। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड ए वुड सक्सीड, अब ए तो जीत जाएगा क्योंकि आखिर एग्जीक्यूशन तो हुआ है ना बॉन्ड का। अगर बी ये बात कह रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉड हुआ है, तो यू मस्ट प्रूव दैट कि ये फ्रॉड के अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है हम लोग तो उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मानते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, क्योंकि उस पर प्रॉपर सील रहती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, मतलब रिटन फॉर्म में आपने कुछ भी कह दिया तो ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि आपने उसे होशो हवास में लिखा भी है या फिर ऐसे ही आप फ्रॉड के थ्रू लिख दिए हैं। तो ए वुड सक्सीड, ए यहाँ पे जीत जाएगा। द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूफ, क्योंकि बॉन्ड तो डिस्प्यूटेड है नहीं, बॉन्ड को जेन्युइन माना जाएगा अंटिल एंड अनलेस कोई अदर फैक्ट आप ना दे दो कोर्ट में, एंड द फ्रॉड को यहाँ पे प्रूफ नहीं किया गया, देयरफॉर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी, तब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर आ जाएगा। Alright, next comes section 106, burden of proof as to particular fact। कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट को अगर प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के पास आने वाला है जिस पर्सन के पास पर्टिकुलर फैक्ट के की नॉलेज रहेगी। सी, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट, कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट अगर प्रूव करना है तो बर्डन लाई करेगा ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। जो पर्सन को ये कोर्ट में बिलीव करवाना है कि हाँ दिस फैक्ट इज एग्जिस्टिंग, तो उस पर्सन को कोर्ट में ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे रहेगा, unless it is provided by any law that proof of that fact shall lie on any particular person। जब तक कि ये ना लॉ में दिया गया हो कि हाँ जो जिस फैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो तो किसी और पर्सन को प्रूव करना है। ओके, illustration says that A prosecutes B for theft, A ने B को prosecute करा for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, और A ने B को prosecute करा theft के लिए और वो कोर्ट में ये चाहता है, कोर्ट को ये यकीन दिलाना चाहता है कि बी ने अपना क्राइम सी के सामने कबूल किया है, तो ए को मस्ट प्रूव द एडमिशन, ए को ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने एडमिट करा है सी के सामने कि हाँ बी ने ही चोरी करी है। बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर, और बी अगर कोर्ट को ये यकीन दिलाना चाहता है कि चोरी के दौरान अगर कोलकाता में चोरी हुई है तो मैं कोलकाता में था ही नहीं, मैं उस टाइम तो मैं दिल्ली में था, तो बी को ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि ही वाज एल्सवेयर। ठीक है, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बात हुई पर्टिकुलर फैक्ट की, तो पर्टिकुलर फैक्ट उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा जो ये कोर्ट में यकीन दिलाना चाह रहा है कि दिस फैक्ट एग्जिस्ट या दिस फैक्ट डजंट एग्जिस्ट, तो सच पर्सन हैज टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। नेक्स्ट कम्स बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। कोई भी बर्डन, यहाँ पे बात हो रही है बर्डन ऑफ प्रूविंग, सी
This says that the burden of proving any fact, कोई भी fact को prove करने का burden, necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. सपोज ए को कोई एक फैक्ट प्रूव करना है और उसको प्रूव करने के लिए उसे कोई और फैक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा, तो सच फैक्ट इज टू बी प्रूव बाय ए. फॉर एग्जांपल, ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी. ए को एक डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करनी है, बी की डाइंग डिक्लेरेशन, तो ए को पहले ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि बी की डेथ हो चुकी है, तभी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में प्रूव कर पाएगा. Next example says that A wishes to prove by secondary evidence the contents of lost document. ए कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहता है किसी डॉक्यूमेंट की जो लॉस्ट हो चुका है, तो ए को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि सच डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट. 108 says that burden of proving that case of accused comes within exception. यहाँ पे एक्सेप्शन की बात हो रही है. अब जनरल रूल क्या होता है, ए ने सू करा बी को कि बी ने चोरी करी है, ठीक है, या बी ने मर्डर करा है. लेट्स से हम थोड़ा सा ग्रेव एग्जांपल ले रहे हैं. ए ने बी को सू करा कि बी ने सी का मर्डर करा है. अब बी अगर ये प्रूफ करना चाहता है कि वो उसका जो ये केस है वो किसी एक्सेप्शन में आता है, तो ये बी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि बी हैव टू प्रूव दैट दिस केस कम्स अंडर एक्सेप्शन, क्योंकि कोर्ट पहले से प्रिज्यूम तो नहीं करती है एक्सेप्शंस के बारे में. तो ये बी पे बर्डन रहेगा कि वो प्रूव कर देता है कि हाँ मैंने मर्डर तो किया है लेकिन मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, या आई वॉज इनसेन एट द टाइम ऑफ मर्डर, या बिकॉज ऑफ सम रीजन मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या सर्कमस्टांसेस हुए, कैसे उसकी डेथ हो गई. तो जो भी ये एक्सेप्शन में अगर फॉल कराना चाहता है कोई भी पर्सन अपना केस, तो बर्डन उस पर्सन पे हो जाएगा जो पर्सन एक्सेप्शन में डालना चाहता है. ऑलराइट. सेक्शन 108 बर्डन ऑफ प्रूफ. अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में अब ये न्यू सेक्शंस आ गए हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 44. 14 से 44 तक जनरल एक्सेप्शंस की बात हो रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम बीएनएस पढ़ने वाले हैं. तो व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, burden of proving existence of circumstances bringing a case within any of the general exception in भारतीय न्याय संहिता 2023 और within any special exception. या तो आप चाहते हैं कि आपका केस किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करे, या स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करे, या किसी अदर प्रोविजन में फॉल करे, या फिर किसी अदर पार्ट ऑफ द सेट संहिता, या फिर किसी अदर लॉ में वो फॉल करे जहां पर आपको किसी तरह का एक्सेप्शन मिल सके, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांस. कोर्ट यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करेगी कि उस तरह का कोई सर्कमस्टांस एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर ए ने बी को सू करा है फॉर मर्डरिंग सी, ठीक है, तो और बी ये प्रूफ करना चाहता है कि मैं तो 7 साल से छोटा हूं, तो ये भी प्रूफ बी को करना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल से नीचे वाले बच्चे अगर कोई क्राइम करते हैं तो दैट इज नॉट अ क्राइम, दैट कम्स अंडर जनरल एक्सेप्शन. तो इस तरह की कोई भी एक्सेप्शन अगर प्रूव करनी है तो ये एक्सेप्शन को प्रूव एक्यूज्ड ही करता है. कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम करके चलेगी कि उस तरह का कोई भी सर्कमस्टांस एग्जिस्ट नहीं करता था, unless and until you give a proof of that. See illustration. Example, A is saying that A accused of a murder. A accused है murder का, alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act. A accused है murder का, उस पर एलिगेशंस लगे हैं मर्डर का, तो वो ये बात कहता है बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ द एक्ट विच आई एम डूइंग. So the burden of proof will be on A to prove that this is falling under general exception and he was actually unsound mind at that time, because court shall presume the absence of such circumstances. Example B is saying that A accused of murder alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of power of self control. Burden of proof is on A. ए पर एक्यूजेशंस लगे हैं मर्डर के, ठीक है, और उसे ये प्रूव करना है कि यस आई कमिटेड द मर्डर बट इट वाज इन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि किसी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके मैंने मर्डर करा है, जिस वजह से मैं मेरी सेल्फ कंट्रोल की क्षमता चली गई थी, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मैंने मर्डर कर दिया. तो ये प्रूव करने का काम ए का है. Example C is saying that Section 107 of Bharatiya Nyaya 117 of the Bharatiya Nyaya Sanhita provides that whoever except in case provided by subsection 2 of Section 122 voluntarily causes grievous hurt shall be subject to certain punishment.
ए इज चार्ज विद वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ए पर चार्ज लगाया गया वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का अंडर सेक्शन 117. बर्डन ऑफ प्रूविंग सर्कमस्टांसेस बीइंग केस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122 लाइज ऑन ए. तो सेक्शन 122 बात करता है जब आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके कोई ऐसा चीज कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, और सच ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन आपको सामने वाले पर्सन से ही मिल रहा है, तो ये प्रूव करने का काम आपका हो जाएगा. 109 is saying that burden of proving fact specially within the knowledge. अगर कोई भी फैक्ट स्पेशली किसी पर्सन के नॉलेज में है तो उसे प्रूव कौन करेगा? जिस पर्सन के नॉलेज में है वो पर्सन प्रूव करेगा. ठीक है. Illustration says that when a person does an act with some intention, किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है कुछ इंटेंशन या किसी आशय के साथ, other than that which the character and circumstance of act suggest, burden of proving that intention is upon him. अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया है कुछ आशय के साथ तो वो आशय को प्रूव करने का काम उस पर्सन का रहेगा, क्योंकि वो स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन हो गया. ठीक है. अगर किसी बात की जानकारी सिर्फ मुझे है तो उसको प्रूफ मुझे ही तो करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है. Now comes illustration B. It says that A is charged with traveling on a railway without ticket. अब A पर ये चार्ज लग गया कि वो बिना टिकट के रेलवे में ट्रैवल कर रहा है, तो अब ये प्रूफ करने का काम ए का है कि हाँ उसके पास टिकट है. अब ये बात कोई और तो प्रूफ कर नहीं सकता बिकॉज ये उसी के नॉलेज में है ना उसके पास टिकट है या नहीं है. तो स्पेशली विद इन नॉलेज अगर किसी पर्सन के है तो वो उसी पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा वो फैक्ट. ओके. दिस वाज सेक्शन 109. Section 110 is saying that burden of proving death of a person known to have been alive within 30 years. See, जहां पर भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कोई मैन जिंदा है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, और ये पाया गया कि ही वॉज अलाइव विद इन 30 ईयर्स और 30 साल के अंदर उसे जिंदा पाया गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट. तो जो पर्सन ये बात कह रहा है कि नहीं ही इज नॉट अलाइव ही इज डेड, तो जो पर्सन ये बात कह रहा है ही हैज टू प्रूव दैट पर्सन इज डेड. ठीक है. यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने 30 साल के अंदर उस पर्सन को लिविंग एज अ लिविंग पर्सन देखा है. अब 111 बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स. अब इसे हम प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी कहते हैं. अगर किसी भी पर्सन को 7 साल तक किसी भी पर्सन की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है जो कि नेचुरली उन पर्सन्स के पास होनी चाहिए थी, जैसे कि उनकी रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स या उनके कलीग्स या जो भी उनसे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनके पास तो जानकारी रहनी चाहिए थी, नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम. ठीक है. तो अगर उनको भी नहीं पता है कि 7 साल से वो पर्सन कहाँ है, कैसा है, जिंदा है भी या नहीं, तो उस पर्सन को हम डेड मान लेंगे अनटिल एंड अनलेस एनी प्रूफ इज गिवन. ठीक है. और जो पर्सन ये बात कह रहा है कि नहीं दैट पर्सन इज अलाइव, तो जो पर्सन ये बात कह रहा है कि वो जिंदा है उस पर्सन को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये आदमी जिंदा है. When the question is whether a man is alive or dead, यहाँ पर भी alive या dead की क्वेश्चन उठी और ये प्रूफ हो गया कि उसे नहीं देखा गया है 7 साल के अंदर. 7 साल के अंदर उसकी कोई भी ऐसी प्रूफ नहीं मिली है जिससे पता चले कि वो पर्सन जिंदा है, और naturally have heard of about him had been the burden of proof that he is alive is shifted to the person who affirms it. तो जो पर्सन ये बात कह रहा है कि वो जिंदा है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है. तो 110 हो गया हमारा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, 111 हो गया प्रिजम्पशन ऑफ 110 में है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, 111 है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. सी, यहाँ पे अलाइव की बात कर रहा है, डेथ प्रूव करना है किसी पर्सन का. ठीक है. डेथ प्रूव करना है मतलब प्रिज्यूम करेंगे ही इज अलाइव, और यहाँ पे ये प्रूव करना है कि दैट पर्सन इज अलाइव, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हम लोग लेके चल रहे हैं. ठीक है. 112 is saying that burden of proof as to relationship. यहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है. पार्टनर्स या लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट, प्रिंसिपल, एजेंट, इन लोगों की रिलेशन, पार्टनर्स के बीच के क्या रिलेशनशिप होती है, लैंडलॉर्ड टेनेंट की क्या रिलेशन होती है, प्रिंसिपल और एजेंट की क्या रिलेशन होती है, उन चीजों को अगर हमें प्रूव करना है तो इट हैज बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच. वो उस तरह से एक्ट करते थे कि वो लैंडलॉर्ड टेनेंट लग रहे हैं या प्रिंसिपल एजेंट लग रहे हैं, तो बर्डन उन पर्सन पर आ जाएगा जो ये बात कह रहा है कि नहीं उस तरह का उनका रिलेशन नहीं था, वो पार्टनर्स नहीं थे या प्रिंसिपल एजेंट नहीं थे, या फिर
या तो उस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या तो कर रहा था लेकिन अब सीज हो चुका है, तो ये उन लोगों पर आ जाएगा बर्डन जो ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। 113 is saying that burden of proof as to ownership। अब यहाँ ओनरशिप की बात हो रही है, तो क्वेश्चन ये है whether any person is owner। ठीक है, किसी भी चीज का कोई पर्सन ओनर है या नहीं, अगर ये प्रूव करना है। ठीक है। ऑफ विच ही इज शोन टू बी इन पोजिशन, जो कि पोजिशन में आ गया है। ठीक है, किसी पर्सन की पोजिशन में, मेरे पोजिशन में अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट द ओनर। तो जो पर्सन ये बात कह रहा है कि वो ओनर नहीं है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा वो ओनर क्यों नहीं है, क्योंकि पोजीशन भी तो उसके पास है, फिर भी हम मान ले कि वो ओनर नहीं है। अब आप प्रूव करिए। 114 is saying that proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence। जहां पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में किया गया है, क्योंकि जो पार्टीज हैं वो इस तरह से हैं कि एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस दिखा रहा है दूसरे पार्टी पर, तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है गुड फेथ इज ऑन द पार्टी हु इज इन पोजिशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन देखें या टीचर स्टूडेंट का रिलेशन देखें, तो इन सारे रिलेशंस में एक थोड़े डोमिनेंट पोजीशन पे हो गए, जैसे टीचर हो गया टीचर स्टूडेंट के केस में, या फिर डॉक्टर हो गए इन डॉक्टर पेशेंट केस, या स्पिरिचुअल गुरु और उनके क्लाइंट की अगर बात की जाए, या फिर एक एडवोकेट और क्लाइंट के रिलेशन की बात की जाए, तो जिसके पास भी एक्टिव कॉन्फिडेंस है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट या स्पिरिचुअल गुरु, तो इन लोगों के पास, इन लोगों के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है कि आप प्रूव करिए कि आपने कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉड या किसी तरह से बहला फुसला के अदर पार्टी को आपने अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कराया है। ठीक है। illustration says that the good faith of the sale by a client to an advocate is in question। ठीक है, एडवोकेट क्लाइंट के रिलेशन में सवाल उठ गया कि क्या ये एक्टिव कॉन्फिडेंस का गलत इस्तेमाल किया एडवोकेट ने, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एडवोकेट के ऊपर होगा। ठीक है। गुड फेथ ऑफ द सेल बाय द सन जस्ट कम ऑफ एज टू द फादर। अब क्या सन को फादर ने जो भी चीज बेची है, तो क्या उसने गुड फेथ में करा है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग यहाँ पे फादर पर हो जाएगा, बिकॉज फादर इज होल्डिंग एक्टिव कॉन्फिडेंस पोजिशन। प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस की प्रिजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं, जैसे वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। किसी भी एरिया में जो कि डिक्लेयर किया हुआ है डिस्टर्ब एरिया अंडर एनी इनैक्टमेंट, या फिर कोई भी एरिया जहाँ पे पीरियड फॉर मोर देन 1 मंथ वहाँ पे एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस चला है, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस या फिर पब्लिक ऑर्डर ब्रेक हुआ है, एंड इट इज शोन दैट सच पर्सन हैज बीन एट प्लेस। और ये पाया गया कि वो पर्सन उस प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा था, उस प्लेस में था एट द टाइम व्हेन फायर आर्म्स या एक्सप्लोजिव्स वर यूज्ड at or from that place to attack or resist the members of any। या तो उसने किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को या अदर मेंबर्स जो कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं उन्हें रोक रहा था वो पर्सन, और acting in discharge of their duties, it shall be presumed unless contrary is shown that such person has committed the offense। तो ये मान लिया जाएगा कि such person has committed the offense जब तक कि आप ये ना प्रूव कर दो कि वो पर्सन ने क्राइम नहीं किया है। ठीक है। कोई भी पर्सन अगर एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2, सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 में देख लेते हैं वो कौन से ऑफेंसेस हैं। कोई भी ऑफेंस जैसे 147, 148, 149, ये सारे ऑफेंस स्टेट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। ओके, स्टेट रिलेटेड ऑफेंस जहां पर भी हो रही है या फिर क्रिमिनल कंस्पिरेसी वगैरह हो रहे हैं, तो इन केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि अगर आप वहां पे मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं आपने या तो सपोर्ट किया है या तो आप रेजिस्ट कर रहे थे आर्म्ड फोर्सेस को, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, और नाउ बर्डन इज ऑन यू टू प्रूव दैट यस आई वाज नॉट डूइंग दिस क्राइम। ठीक है। सेक्शन 116 इज सेइंग दैट बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज अगर किसी भी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन बॉर्न होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो चाइल्ड है वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है। इवन इफ शादी के अगर एक दिन बाद भी वो बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसको तभी भी हम लोग लेजिटिमेट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज के दौरान हुआ है। पहला पॉइंट ये हो गया, या तो कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज होना चाहिए, और दूसरा विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। या तो जब डाइवोर्स हो चुका है उन दो पर्सन का, उसके 280 डेज के अंदर अगर वो पर्सन बॉर्न हो रहा है तो भी हम उसे लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। ठीक है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है कि मदर रिमेनिंग अनमैरिड, अगर 280 डेज के अंदर मदर ने किसी और से शादी कर ली तो भाई उस पर्सन का वो चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है।
एंड बी कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा, मतलब इस पे आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं कि नहीं दिस चाइल्ड इज नॉट लेजिटिमेट, ठीक है, इस तरह का कोई प्रूफ आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज दैट चाइल्ड हैज बीन बॉर्न, या फिर 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन, और मदर रिमेनिंग अनमैरिड। और ये बात और है कि अनलेस, यहाँ पर एक आपको लूप होल मिल जाएगा, लूप होल नहीं कह सकते, ये एक तरह का एक्सेप्शन हो जाएगा कि अगर आप ये प्रूफ कर दें, मतलब हस्बैंड ये बात प्रूफ कर दे कि पार्टीज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर, उन लोगों का आपस में कोई एक्सेस नहीं था, या हो सकता है कि जो हस्बैंड है वो किसी अदर कंट्री में थे या किसी और जगह पे थे, व्हेन एट द टाइम दैट चाइल्ड वुड हैव बीन बेगॉटन, तो ये आप ये एक्सेप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब 117 is saying that presumption as to abetment of suicide by a married woman. Section 116 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग फ्रॉम सेक्शन 117। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। बैरेक्ट को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उन वर्ड्स पर आप ध्यान दिया करिए, और मेरे साथ आप एक बार पढ़िए, इसके बाद आप बैरेक्ट को खुद से एक बार पढ़िए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।